अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से जो आपकी आउटलाइन है, जो चैप्टर्स हैं, उनके बारे में बता चुका हूँ। पेपर पैटर्न आई थिंक हमने उस वीडियो में जो है वो पर्टिकुलरली बीकॉम के हवाले से डिस्कस किया था। वो जो आउटलाइन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी वो पर्टिकुलरली बीकॉम से रिलेटेड है, लेकिन वो जो चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं वो बीकॉम के लिए भी, एडीपी के लिए भी सेम है और बीएस बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी सेम वही चैप्टर्स हैं। आज हम इंशाअल्लाह फ़र्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 2 लेक्चर जो है फ़र्स्ट चैप्टर के हवाले से, इसको समझने के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर बता दूं, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर देखें, आपके पास ये वाली बुक है और यही रिकमेंडेड बुक है। हमारे गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स पीपल्स कॉलोनी में यही बुक पढ़ाई जा रही है, कॉस्ट अकाउंटिंग बाय जाहिद महमूद, अरशद अवान, सुल्तान महमूद बेग, खालिद लतीफ़ एंड फवाद रेहान। इस बुक का चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ नेम्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपके पास ये वाली बुक है, सुहेल अफजल की बुक है, ज़फ़र अहमद की किसी और कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं, उसमें ये वाली बुक अगर पढ़ाई जा रही है, तो इस बुक का चैप्टर नंबर 5 है जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो इस बुक में क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे जो है वो इस बुक में भी हैं। इस बुक में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, तो हम वो भी करेंगे। और इंशाल्लाह ताला इस बुक के तो सारे क्वेश्चन इस बुक में जो है वो गिवन हैं, हम उनको भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर है। पहले हम इसका इंट्रो डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, इस चैप्टर का थीम क्या है, इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, हम उसको किस तरह से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी चैप्टर के नाम से, और बिस्मिल्लाह पढ़ कर के हम ये फर्स्ट चैप्टर जो है अपने इस सिलेबस का स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्लास में भी मैं बता चुका हूँ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम ज़रूर है, लेकिन जैसे जैसे आप इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे तो आप इसका ये वाला नाम भूल जाएंगे और आपको लगेगा कि ये शायद चैप्टर सीजीएस वाला चैप्टर है। तो ये चैप्टर नंबर 3 इस बुक से है और चैप्टर नंबर 5 जो है वो सुहेल अफजल की बुक से है। तो ये चैप्टर जो है ना, आमतौर पर इसको कॉल किया जाता है जी सीजीएस वाला चैप्टर। सीजीएस स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला चैप्टर। क्यों इसको ये चैप्टर कहा जाता है, इस नाम से ये क्यों मशहूर हो जाता है, ये भी अभी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले देखें जो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको आप फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं, माली गोशवारे। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप समझा जाता है कि सबसे पहले जर्नल एंट्री की जाती है, उसके बाद लेजर बनाया जाता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स। तो इस चैप्टर का नाम अगर हम देखें तो इस चैप्टर का नाम है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या ये फाइनल अकाउंट्स कितनी किस्म के होते हैं, तो देयर आर 5 टाइप्स। अब जितनी भी मर्जी एडवांस लेवल की अकाउंटिंग पढ़ लें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो 5 टाइप्स की होती हैं। तो यू मस्ट नो, देखिए आपने पढ़नी है या वो ये नहीं पढ़नी, आपको इन 5 का पता होना चाहिए कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 5 कौन सी हैं। तो सबसे पहले जी इनकम स्टेटमेंट, जिसको ब्रिटिश लैंग्वेज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहा जाता है। उसके बाद बैलेंस शीट है, जिसको पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट है।
ये चैप्टर का नाम है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं। देन फोर्थ है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और लास्ट पर है जी नोट्स टू दी अकाउंट्स। इन स्टेटमेंट्स को बनाने में जो वर्किंग रिक्वायर्ड है आपको, वो सारी इन नोट्स में की जाती है। तो चैप्टर का नाम तो बेशक ये है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन इस चैप्टर में जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर फोकस होगा वो है इनकम स्टेटमेंट। तो आप ये समझ लें कि इस चैप्टर में बाकी तो नहीं, बस ये वाली 99% जो क्वेश्चन है ना, 100% नहीं समझ लें, हर क्वेश्चन में आपको तकरीबन ये इनकम स्टेटमेंट से ही वास्ता पड़ेगा, और इनकम स्टेटमेंट भी फुल फ्लैज नहीं। तो इसका मतलब चैप्टर का नाम बेशक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन हमने इसमें पर्टिकुलरली इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। अब इनकम स्टेटमेंट क्या है, कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं जी ज़रा। तो लेट्स मूव टू द फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। तो अब आते हैं जी इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट की तरफ, कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा। फिर उससे आगे चलेंगे जी कि इस चैप्टर में क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पहले अंडरस्टैंड करें। डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। सबसे पहले जी इनकम स्टेटमेंट का मकसद है इनकम कैलकुलेट करना, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सेल्स। अब इसका मतलब सेल्स का मतलब होता है जी नेट सेल्स। अब नेट सेल्स कैसे आती हैं जी, नेट सेल्स का मतलब क्या होता है इसका मतलब आपकी ग्रॉस सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। दीज आर कॉल्ड नेट सेल्स। मैंने इन शॉर्ट की हो जाए इस वजह से डायरेक्ट नेट सेल्स लिख दी है। नेट सेल्स में से लेस की जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से क्या माइनस की जाती है, गुड्स सोल्ड की कॉस्ट। सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी जी ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है गैर हतमी मुनाफा। ये फाइनल प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस है, क्योंकि अभी सारे एक्सपेंसेस, सेल्स तो सारी लिख दी आपने, लेकिन कॉस्ट या एक्सपेंसेस सारे नहीं लिखे। गुड्स सोल्ड की कॉस्ट के अलावा भी कई तरह के एक्सपेंसेस हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद, सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाती है। ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किए जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है ये बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेट करने के एक्सपेंसेस हैं। इनमें दो मेजर कैटेगरीज हैं जी। एक है जी सेलिंग, इसी को मार्केटिंग भी कहा जाता है, या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी कहा जाता है। सेकंड कैटेगरी है जी इसमें एडमिन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, या जनरल एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। या जनरल एक्सपेंस हैं वो सेपरेटली भी लिखे जा सकते इस तरह से। तो जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ये वाले एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, सबसे पहले आपने जब नेट सेल लिख ली, नेट सेल में से उन चीज़ों की कॉस्ट, लागत माइनस कर दें जिनको बेचा है, जो प्रॉफिट आएगा वो गैर हतमी प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर आप माइनस करते हैं जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब माइनस कर दिए जाएं, इन तीनों को यहाँ पर इकट्ठा माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहा जाता है। इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहा जाता है। तो सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाती है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाती है, या नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद इसमें ऐड की जाती है अदर इनकम, जिसको हम इनडायरेक्ट रेवेन्यू भी कहते हैं। इनडायरेक्ट रेवेन्यूज भी कहते हैं। फिर इसमें से लेस किए जाते हैं जी इंटरेस्ट चार्जेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब वो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो, वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ हो, किसी भी किस्म का सूद जो कंपनी ने अदा करना है वो यहाँ पर लेस हो जाता है। अदर इनकम ऐड करने के बाद और इंटरेस्ट माइनस करने के बाद अब आपके पास जो नेट प्रॉफिट बचेगी या आएगी, दैट इज़ कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहले थी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका मतलब था कि ये ऐसी नेट प्रॉफिट है जिसमें से भी इंटरेस्ट भी पे नहीं हुआ और टैक्स भी पे नहीं हुआ। अब क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है तो अब ये आ जाएगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के। अब सिर्फ टैक्स रह चुका है, बिफोर टैक्स है, अभी इसमें से इंटरेस्ट पे होना है। अब लास्ट पर इसमें से प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन माइनस कर दें। टैक्स के लिए जो आपने प्रोविज़न निकाली है, पैसे निकाल कर रखे हैं कि ये टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, उसको आप माइनस कर दें। अदर इनकम ऐड होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस होते हैं, जो चीज़ माइनस करनी है उसकी पैरेंथेसिस लगा दें, ब्रैकेट लगा दें, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अब आपने टैक्स माइनस करना है तो इट कम्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये इनकम स्टेटमेंट का पर्पस था और ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है कि सबसे पहले आपने सेल लिखनी है, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगी, जिसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। इसमें अदर इनकम ऐड करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगी। फिर इसमें प्रोविजन फॉर टैक्सेशन माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगी। ये एग्जैक्टली वही नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये एग्जैक्टली वही नेट प्रॉफिट है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बीकॉम पार्ट 1 में भी बनाते रहे हैं, अभी एडवांस अकाउंटिंग में भी चैप्टर नंबर 4 में जाकर बनाएंगे। एग्जैक्टली ये वही नेट प्रॉफिट है जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फाइंड आउट करते थे। कैसे, मैं भी आपको बता देता हूँ। सिर्फ मैं आपको ये देखें, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बताने लगा हूँ ताकि आपने बीकॉम पार्ट 1 में, एडीपी पार्ट 1 में आपने जो प्रैक्टिस किया ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की, अब उसकी जगह पर आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ रही है कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो आपको ये ना लगे भाई ये बिल्कुल कोई नया कॉन्सेप्ट है। देखें, एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट वही है कि आपने सेल में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, अदर इनकम ऐड करनी है तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगी। सिर्फ फॉर्मेट का थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले देखेंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक, फिर आप लिखते थे परचेजेस, फिर आप लिखते थे जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पर आप लिखते थे सेल्स, यहाँ पर आप लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक। ये 5 चीज़ें लिखने से आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाता था, जिसको आप कहते थे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाती थी। अभी भी वैसा ही है,
सिर्फ फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज है। तो आप क्या करते थे, क्रेडिट साइड का टोटल करते थे, डेबिट साइड माइनस की, तो आपके पास यहाँ पर आ जाती थी ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर सेल में से CGS माइनस करें तो डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट आ जाती है। यहाँ पर सेल्स है ना, तो सेल्स के अलावा ये 4 चीज़ों से आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आती है। ये 4 चीज़ें जिनको मैंने आउटलाइन बनाई है, जिनकी ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक। इन 4 की बजाय हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, CGS। एक्चुअली CGS इन चारों से ही फाइंड आउट होती है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक। देखिए सेल्स तो यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर CGS है, यहाँ उसकी बजाय 4 चीज़ें हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक। इन चारों की बजाय यहाँ पर डायरेक्टली हमने CGS लिख दी है। मैं भी आपको ये भी बता देता हूँ। अब देखें, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाती थी तो आप ग्रॉस प्रॉफिट को फिर ब्रॉड डाउन करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट को ब्रॉड डाउन किया जाता है, और ब्रॉड डाउन करने के बाद क्या लिखते थे जी आप, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होगा भला, देखिए यहाँ पर आप सारे लिखते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है, यही सेलिंग वाले एक्सपेंस सारे, यही एडमिन वाले सारे एक्सपेंस, यही जनरल एक्सपेंसेस, यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस भी आ जाते थे, सारे वो एक्सपेंसेस यहाँ पर लिखे जाते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से। यहाँ फ़र्क ये है, पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखे जाते थे, फिर यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब अदर इनकम ऐड होनी है ना, तो अदर इनकम यहाँ पर कहाँ आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, जिसको हम इनडायरेक्ट इनकम या रेवेन्यू कहते हैं। देखिए सेल भी यहाँ पर आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने बताया, उसकी जगह पर 4 चीज़ें हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक। सेलिंग एक्सपेंस यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, एडमिन एक्सपेंस यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, जनरल एक्सपेंस यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, इंटरेस्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अदर रेवेन्यू देखें यहाँ पर भी है, मैंने कहा यहाँ पर भी देखें अदर रेवेन्यू हो गया। तो ये सब चीज़ें जो यहाँ तक आपने देखी हैं, ये सारी की सारी देखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। तो देखें अल्टीमेटली मैंने क्या बताया था कि ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये वाली जो नेट प्रॉफिट है, ये वाली, ये वही है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप फाइंड आउट करते रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट आती थी, ये वही प्रॉफिट है जो इनकम स्टेटमेंट से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के नाम से आ जाती। तो टैक्सेस क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखे जाते, इनकम स्टेटमेंट में आखिरी स्टेप में टैक्स माइनस कर दिया जाता है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये वाली, ये वही नेट प्रॉफिट है जो यहाँ पर आप फाइंड आउट करते हैं, वही सारी चीज़ें हैं, सिवाय एक थोड़ा सा चेंज है कि CGS की बजाय यहाँ पर 4 चीज़ें हैं। तो मैंने बताया CGS इन्हीं चारों चीज़ों से फाइंड आउट होती है, ज़रा जहन में बिठा लें इसको, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक। अब इसी को लेकर मैंने आगे चलना है जी, CGS। तो जैसा मैंने बताया, इस चैप्टर को जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप इस चैप्टर का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भूल जाएंगे, और आपके नाम आप समझेंगे इसका नाम CGS है, क्योंकि एक्चुअली इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक्चुअली कैलकुलेशन के लिए वक्त लेगी, जो एफर्ट लेगी आपकी, वो ये CGS की कैलकुलेशन है। बाकी सब चीज़ें तो देखें कैलकुलेटेड फॉर्म में आपके पास जितनी कस्टमर चीज़ें लेकर जाएगा, जो रेवेन्यू आपके पास आएगा वो सेल्स हो जाएंगी, जितने आप सेलिंग एक्सपेंस पे कर रहे होंगे वो सेलिंग एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएंगे। इसी तरह एडमिन एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है, अदर रेवेन्यू है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। एक्चुअली एक इशू इसका होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने का। क्यों ये इशू क्यों होगा, ज़रा आप लोग एक दफ़ा फिर मेरी बात सुनें। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पर यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, उनको जहन में बिठा लें, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। अब आ जाएं जी, सबसे पहले जो मैंने बताया आपको कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक्चुअल हमारा इशू इस टॉपिक का यही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करना। आप ज़रा इस लफ्ज़ को समझें, इस वर्ड को समझें, इस स्टेटमेंट को समझें, क्या लिखी हुई है। ये लिखा हुआ है कॉस्ट किन की, गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट कहते हैं जी लागत को, किसी चीज़ को ख़रीदने में कितना पैसा लगता है या किसी चीज़ को बनाने में आपके कितने खर्चे होते हैं, किसी चीज़ को
तैयार करने में आपके जितने खर्चे होते हैं, उनको कहा जाता है जी कॉस्ट। अब ये कॉस्ट डिटरमिन करना किसकी, गुड्स सोल्ड की। देखें आप इनकम स्टेटमेंट में ऊपर लिखते हैं सेल्स, नीचे क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, CGS, तो आ जाती है ग्रॉस प्रॉफिट। ज़रा बात फॉलो कीजिएगा। देखें सेल मतलब जो चीज़ें बिकी हैं, फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट्स सेल किए हैं, कितने के, एक यूनिट की कीमत थी 20 रुपी, तो आपकी सेल हो गई 2000। अब कॉस्ट का मतलब है ये 100 यूनिट्स जो हैं ये थे कितने के, ये आपके 12 रुपए के खरीदे थे आपने, या कॉस्ट इनकी 12 रुपए थी, तो ये 1200 हो गया। 2000 में चीज़ें बेची हैं, 100 यूनिट थे, 100 यूनिट्स हैं। 20 क्या है उनकी सेल्स प्राइस, 12 क्या है उनकी कॉस्ट लागत। ये कीमतें फ़रोख्त है, ये कीमतें ख़रीद समझ लें, या कीमतें जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो है। तो 800 रुपये आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आ गई। बात फॉलो कर रहे हैं। किसी चीज़ को तैयार करने की कॉस्ट या किसी चीज़ को ख़रीदने की कॉस्ट। देखें अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस हो ना, अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है। अगर तो ट्रेडिंग बिजनेस हो, ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब ऐसा बिजनेस है जो चीज़ें खरीदते हैं और आगे बेच देते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो सबसे अहम ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट निकालने के लिए वो हैं जी परचेजेस, किस रेट पे चीज़ों को ख़रीदा है, प्लस उनको ख़रीदने में कितने आपके खर्चे हुए हैं। किस रेट पर चीज़ों को ख़रीदा है और उनको ख़रीद कर लाने में कितना खर्च हुआ। फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ मार्केट से ख़रीदने जानी है, उर्दू बाज़ार आपने जाना है, आप यहाँ से घर से ट्रैवल करके जाते हैं, वापस आते हैं, 50 रुपये का पेट्रोल आपका ख़र्च होता है। वो बुक आपको मार्केट से मिलती 350 रुपये की, तो आपकी कॉस्ट क्या हो गई, 350 की बुक प्लस 50 रुपये वो पेट्रोल के एक्सपेंसिस, 400 रुपये आपकी कॉस्ट हो गई। मतलब वो चीज़ अब आपको कितने की कॉस्ट पड़ रही है, कितने की लागत आई है, 400 की। तो अगर ट्रेडिंग बिजनेस हो तो जो चीज़ें जिस रेट पर ख़रीदी जाती हैं उनको ख़रीद कर लाने में जितने खर्चे होते हैं वो उसकी कॉस्ट होती है। लेकिन देखें होता क्या, अगर आप किसी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बिज़नेस में फॉर एग्जांपल एक बुक सेलर है, एक टेक्सटाइल फैब्रिक सेलर है, कोई क्लॉथ हाउस है, कोई जनरल स्टोर वाला है, या पेट्रोल पंप है, या कोई भी ट्रेडर है। जब भी वो चीज़ें ख़रीद कर लाता है तो इस तब नहीं ख़रीद कर लाता जब उसकी दुकान पर सारा स्टॉक ख़त्म हो जाता है, तब नहीं ख़रीदता, ऑलरेडी कुछ स्टॉक पड़ा होता है। तो परचेज करने से पहले उसके पास दुकान पर ऑलरेडी सामान पड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। कुछ उसकी दुकान पर सामान पड़ा हुआ है, कुछ वो ख़रीद कर ले आता है। दीज आर टोटल गुड्स जो उसने सेल करनी है। मिसाल के तौर पर उसकी दुकान पर 5000 का सामान पड़ा हुआ है, प्लस वो 20,000 का ख़रीद कर ले आता है। टोटल 5,000 का ऑलरेडी पड़ा हुआ था, ये 20,000 का उसने ख़रीदा मज़ीद, टोटल उसके पास स्टॉक हो गया 25,000 का। ये टोटल उसके पास स्टॉक हो गया जो उसने बेचना है, विच इज़ रेडी फॉर सेल। अब वो क्या करेगा जी, वो इसे मार्केट में बेचेगा, बेचता जाएगा, बेचता जाएगा। जैसे ही मंथ एंड होगा या ईयर एंड होगा तो उसने अब ये देखना भी कितनी गुड सेल हो गई हैं, क्या उनकी कॉस्ट है। तो देखता भी वो साल या महीने के एंड पर उसके पास जो स्टॉक बच जाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। वो देखता है जी उसके पास 7,000 का स्टॉक बच गया है, एंड पर रह गया है। 5,000 का ओपनिंग था, 20,000 का उसने ख़रीदा, 25,000 का हो गया, 7,000 का बच गया। इसका मतलब है 18,000 का स्टॉक सेल हो गया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
5 ओपनिंग था, 20 उसने ख़रीदा, टोटल कितना हो गया 25,000 का। 25 में 7 बचा पड़ा हुआ है, उसकी शॉप पर पड़ा हुआ है, उसके रैक्स पे लगा हुआ है, उसके गोदामों में पड़ा हुआ है। 25 टोटल था, 7 बचा हुआ है उसके पास है, तो इसका 18 का कहाँ गया, ये सेल हो गया। अब हमने ओपनिंग स्टॉक भी लिखा था उस कीमत पर जिस कीमत से उसे ख़रीदा था, परचेजेज भी वही हैं जो हमने जिस कीमत से ख़रीदी थी, क्लोजिंग स्टॉक भी उसी कीमत से लिखा जिस कीमत से हमने उसे ख़रीदा था। तो ये क्या हो गई, गुड्स सोल्ड की कॉस्ट। तो गुड्स सोल्ड की क्या हो गई, कॉस्ट। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने बना दिया है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसकी मदद से आप गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर लेते हैं, कितनी गुड्स सेल हुई हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके सामने इसी फॉर्मूले को यूज़ करता हूँ। अभी देखें जी, मैंने कॉस्ट फाइंड आउट किया ना आपके सामने। अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ जी गुड्स सोल्ड के यूनिट्स, कितने यूनिट्स सेल हुए हैं, तो देखिए मैं कैसे कैलकुलेशन करूँगा जी। पहले मैंने कॉस्ट फाइंड आउट किया, मैं यूनिट्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ कितने यूनिट सेल हैं। फॉर एग्जांपल एक शुगर ट्रेडर है, उसके बाद शुगर के 10 बैग्स उसकी शॉप पर पड़े हुए थे, बोरियां, बैग्स। वो 50 बैग्स शुगर के ख़रीद लेता है मज़ीद, टोटल उसके पास कितने हो जाते हैं, 60 बैग्स हो जाते हैं, 60 बैग हो जाते हैं। अब इनमें से वो सारा साल या सारा महीना उनको बेचता रहता है और मंथ एंड पर या ईयर एंड पर वो देखता है जो उसके पास 3 बैग्स जो हैं वो क्लोजिंग में पड़े हुए हैं, बचे पड़े हुए हैं। इसका मतलब है टोटल 60 थे, उसमें से 3 जो हैं वो क्लोजिंग बच के, क्लोजिंग मतलब ये अनसोल्ड हैं, ये सेल नहीं हुए ना। तो बाकी 60 में से अगर 3 नहीं बिके तो बाकी 57 सेल हो गए। तो ये गुड सोल्ड के क्या आ गए, यूनिट्स। पहले हमने क्या लिखी थी, कॉस्ट, कि भाई 5,000 रुपये का स्टॉक है, 20,000 का मज़ीद ख़रीदा, 25,000 का हो गया, 7,000 रुपये का बच गया, तो बाकी 18,000 का एंडिंग है। अब मैंने क्या लिखे हैं, यूनिट्स लिखे हैं उसकी जगह पर। यूनिट्स क्या लिखे हैं जी, 10 यूनिट्स हैं, उसमें से 50 आपने मज़ीद परचेज़ कर लिए, 60 हो गए, 3 जो हैं वो क्लोजिंग बच गए। तो इसका मतलब है 60 में से 3 अगर बच गए तो 57 जो है वो सेल हो गए। तो ये गुड सोल्ड आ गई। एक्चुअली जो फार्मूला आपके सामने मैंने लिखा है ये गुड सोल्ड निकालने का फार्मूला है। इसका फार्मूला है गुड सोल्ड। अगर मैं इन्हीं की क्या लिख दूं, कॉस्ट लिख दूं, अगर इन्हीं की कॉस्ट लिख दूं, भाई वो 10 बैग्स की कॉस्ट, मैं कहता हूँ 10 बैग्स की कॉस्ट जो है ना वो कितनी है, 25,000। जो 50 हमने मजीद खरीदे उनकी कॉस्ट है जी 2 लाख। जो एंड पर बच गए जी उनकी वैल्यू है 20,000 रुपये। तो ये आ जाएगा 2,25,000 टोटल, उसमें से 20,000 बच गया है। तो इसका मतलब ये हुआ 2,05,000 क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये क्या होगी, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि मैंने अब उनके यूनिट्स नहीं लिखे, उनकी कॉस्ट लिख दी। इसी तरह अगर हम इनकी सेल प्राइस लिख दें, अगर हम इनकी सेल प्राइस लिख दें, मसलन ओपनिंग स्टॉक है ना, देखें दुकान के पास, दुकानदार के पास एक चीज़ पड़ी हुई है, उसकी रैक पर लगी हुई है, उसके रैक पे जो चीज़ लगी है उसे पता है कि ये चीज़ के ऊपर बेशक 500 रुपये लिखा है, लेकिन मैंने ये 470 रुपये में ख़रीदी है या 450 रुपये में ख़रीदी है। अगर ये 25,000 की चीज़ें हैं, हमारी कॉस्ट है ये 25,000। अगर मैं कहता हूँ ये 25,000 की चीज़ है ना, मेरी 25,000 की, ये बिकेगी कितने की, 30,000 की, मैं इसकी क्या लिख देता हूँ, सेल प्राइस। 2 लाख की चीज़ें मैंने खरीदी है, मुझे पता है 2 लाख की चीज़ें 2.5 लाख में सेल हो जानी है, सेल प्राइस लिख दूँ इसकी भी। जो 20,000 का स्टॉक बचा पड़ा हुआ है ना, ये 20,000 तो लागत है ना, मैं कहता हूँ जी 20,000 की चीज़ें हैं कितने की हमारे लिए, 25,000 की। तो ये जो हमारे पास अब आएंगी ना वैल्यू, 2,50,000 आएगा, 2,80,000, इसमें से 25,000 माइनस कर दें तो ये आपके पास 2,55,000 आ जाएगा। ये 2,55,000 क्या हुआ, सेल्स ऑफ गुड सोल्ड। मैंने गुड सोल्ड की क्या लिखी है, सेल्स प्राइस लिखी है। 25,000 उनकी कॉस्ट थी, मैंने लिखी 30,000 की सेल प्राइस। 2 लाख की चीज़ें खरीदी थी, मैंने लिखा उनकी सेल प्राइस 2,50,000। 20,000 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू थी, मैंने लिखी 25,000 उसकी सेल प्राइस।
तो ये गुड सोल्ड की क्या आ गई, सेल्स आ गई। गुड सोल्ड के यूनिट्स भी निकाले जा सकते हैं, गुड सोल्ड की सेल प्राइस भी निकाले जा सकती है इस फार्मूले से, और गुड सोल्ड की सेल्स भी निकाली जा सकती हैं। तो बेसिकली ये फार्मूला याद कर लें जी, गुड सोल्ड किसके इक्वल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी दुकान पर पड़ी हुई हैं उसमें ऐड कर दें, जो आपने परचेजेस की हैं उसमें जो क्लोजिंग बच गई हैं उसे क्या कर दें, माइनस कर दें। अपना लेक्चर, आज का लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। कल लेक्चर इंशाल्लाह ताला इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर का क्रक्स ये है कि आपको गुड सोल्ड फाइंड आउट करना आए हैं वो कैसे किसके इक्वल हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैं अपना लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।